बनारस में इस समय लगातार नामांकन करने की होड़ सी लगी हुई है। ऐसे में पीडीएम के जो प्रत्याशी है गगन जी, वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, नामांकन कर चुके हैं। गगन जी बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, तो इन सब के बीच आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस तरह की चुनौती देखते हैं? क्या आप इस चुनाव में बने रहेंगे? देखिए, वाराणसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बातों को समझें तो वाराणसी में पिछले विगत 10 साल से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारी पीडीएम की सीधी लड़ाई है। और सीधी लड़ाई इसलिए है कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आयातित होकर कांग्रेस में आए हैं। उनके फुल पैंट के अंदर आरएसएस का हाफ पैंट है और ये बात जग जाहिर हो चुका है, ये बात लोगों के सामने आ गई है। लगातार आप लोगों के माध्यम से विगत उनके चुनाव लड़ने के 2 महीने में कई बार उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने की चर्चाएं हुई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाने के चक्कर में एक बार ये बयान दे दिया कि मैं अपने गठबंधन के गाजीपुर के प्रत्याशी का प्रचार नहीं करूँगा। उन्होंने एक बार जब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो श्री अखिलेश यादव जी के विषय में उनके संस्कार और परवरिश पर सवाल उठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सब बोल के वो रास्ता बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जाने का। जब वो नहीं जा पाए, उनकी टेबल पे बैठ के बातें नहीं हो पाई, तो वो मजबूरी में चुनाव लड़ रहे हैं। ये फिक्स मैच है। और इसमें यदि कोई भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश में एक जो राजनीतिक मोर्चा पीडीएम, पिछड़ा, दलित, मुसलमान के सवाल पे बना है, जो बनारस में बुनकर, किसान, छोटे व्यापारी के सवाल पे हम लोग विगत 25 साल से लड़ रहे हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी यहाँ के किसानों के भूमि अधिग्रहण के सवाल पर बहुत तेज से जमीन पर आंदोलन की हैं। इसलिए पीडीएम सीधे भारतीय जनता पार्टी से बनारस में लड़ाई में है। तो पीडीएम की अगर बात करें आप, तो आप जो पिछला, दलित और मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो बाकी लोग आपको क्यों वोट दे फिर? देखिए, पिछड़ा, दलित, मुसलमान का सवाल इसलिए है कि राजनीति में बात उनकी होती है जो वंचित समुदाय होता है, जिनकी सामाजिक पहचान के कारण जिनका उत्पीड़न होता है। उसके बाद समाज में वो तबके जो बच जाते हैं वो वंचित समुदाय के साथ लोक कल्याणकारी राज्य के लिए खड़े होते हैं। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य तभी बनेगा जब पिछड़ा, दलित, मुसलमान का उत्पीड़न खत्म होगा और जो लोग संपन्न हैं, समृद्ध हैं, वो अपनी इस विचारधारा के साथ खड़े होंगे। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके? खासतौर पर मुद्दों पर जो आधारित चुनाव होता है, इस बार क्या खास ठोस मुद्दे हैं जिनके आधार पर लगता है कि जनता आपको समर्थन करेगी? बनारस की पहचान बनारसी साड़ी से पूरे विश्व में है। अब बनारस का बुनकर फ्लैट रेट बिजली खत्म करने के, बिजली का दाम बढ़ाने के नाम पे, एक्साइज ड्यूटी लगाने के नाम पे, जीएसटी लगाने के नाम पे ऐसी उत्पीड़ित किया गया है कि यहाँ का बुनकर पलायन कर रहा है। बनारस में बुनकर हमारा पहला मुद्दा है। हमारा किसान पहला मुद्दा है, हमारी प्राथमिकता में है। जो किसानों की है, बनारस में ज़मीन ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पे, यूनिटेक सिटी के नाम पे, वैदिक सिटी के नाम पे, काशी द्वार के नाम पे और रिंग रोड में बहुत कम मुआवजा दे के लूटने का काम किया जा रहा है। इस किसान बुनकर के सवाल पे और छोटे व्यापारियों के जो आक्रोश है, इन तीनों बातों को जोड़ के बनारस में हम किसान, बुनकर और छोटे व्यापारियों के सवाल को लेके चुनाव में है। और उसमें हम उस सवाल को भी, पूरे देश का जो सवाल है बेरोजगारी का सवाल, जो हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये विद्या की नगरी है और विद्या की नगरी में शोध कार्य बंद है। विद्या की नगरी में जो स्नातक हम 300 रुपये में करते थे, वो स्नातक आज सेल्फ फाइनेंस में लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक के बाद ये बताइए, क्या बात है चुनाव प्रचार की बात, तो पल्लवी पटेल जी के साथ ओवैसी साहब दिखाई देंगे चुनाव प्रचार में? बनारस में जंग जीतने के लिए ओवैसी साहब, डॉक्टर पल्लवी पटेल और जिनकी भी ज़रूरत पड़ेगी वो सब लोग बनारस आएंगे। और बनारस के ही लोग बंधु राजनारायण जी थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री को हराए थे। अब फिर उनके इतिहास में उनके गांव कहाँ हूँ, उस इतिहास को दोहरा के वर्तमान प्रधानमंत्री को पीडीएम का प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव हराएगा। ये भरोसा आपको जनता के बल पर देना चाहता हूँ। तो पीडीएम जो है वो भी दावा कर रहा है कि किस तरीके से वो इस चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे। हालांकि किसके दावे में कितना दम है ये तो 4 जून को साफ होगा, पर इतना साफ है कि बनारस जैसी हॉट सीट पर हर एक प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रहा है। बनारस में लगातार नामांकन के दौरान कई ऐसे प्रत्याशी आ रहे हैं जो अलग अलग अजीबोगरीब चीज़ों पर सवार होकर आ रहे हैं। इस समय घोड़े पर सवार होकर प्रत्याशी आए हैं। आप घोड़े पर सवार होकर आए हैं, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? आप देखिए, मेरा मुद्दा ये है बेरोजगारी, जो भर्तियां हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने रोकी हुई है उसको ओपन करें, समझ रहे हैं। और 15 साल की जो लड़कियां हैं उनका निःशुल्क पढ़ाई लिखने के लिए भाड़ा किराया फ्री हो। और हमारे काशी क्षेत्र में जो है फ्रीजर पानी की समस्या बहुत खराब है। हर चौराहे पर वाटर कूलर फ्री लगना अनिवार्य है। जो हमारे 25 साल के ड्राइवर भाई हो गए हैं
उनका लाइसेंस जो कि घर पर बैठे हैं, कम से कम जनता केंद्र सरकार एक पेंशन के रूप में उनको 5,000 सलाह। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आधार है इसका? क्या आधार? कुछ नहीं। देखिए, ये जनता के ऊपर है। जनता अगर उस लायक का हमको समझेगी कि तो हमको जिताएगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को समझेगी तो माननीय प्रधान जी को जिताएगी। मैं किसी के खिलाफत नहीं है। कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं कि केंद्र सरकार को, वहाँ के मंत्रियों को ये मुद्दाएं दिखाने के लिए आए हैं कि जो जीत करके जनता से मुलाकात नहीं करते हैं, अपने घरों में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। वो खाली जो भी जनता देख रही है माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रही है, न तो कोई कैंडिडेट को नहीं देख रही है। घोड़े पर क्यों आए? घोड़े पर आए हैं कि पेट्रोल की किल्लत है, पेट्रोल बहुत हाई रेट हो गया है, तो 2 फुट का ज़मीन और बनारस में सकरी सकरी गलियां हैं, तो प्रशासन को कोई दिक्कत भी ना हो, जनता को भी ना कोई दिक्कत हो, इसलिए थोड़ा सा 2 फुट का ज़मीन ले करके मैं अपने आधार से मतलब कि आया हूँ। विनोद कुमार यादव हैं, ये घोड़े पर सवार होकर इसलिए आए हैं कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम का ये विरोध भी कर रहे हैं और साथ में ये भी कहना है कि वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है तो जनता से, तो जनता उन्हें जरूर जिताएगी। बनारस इस समय हॉट सीट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ से चुनाव तीसरी बार लड़ रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रत्याशी बनने के लिए पहुंचे हुए हैं, नामांकन करने के लिए। भाई साहब, कहाँ से आए आप? मैं बनारस से ही हूँ। किस पार्टी से हैं आप? मैं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन कहीं न कहीं हर क्षेत्र, हर लोकसभा का अलग अलग नियम है क्या, लेकिन ऐसा चुनाव आयोग नियम नहीं बता रहा है। क्या हुआ आपके साथ? जो अधिकारी हैं वो एकदम भ्रष्ट हैं, बिके हुए हैं। हुआ क्या आपके साथ, बताइए। हुआ क्या हुआ है, ये 7 तारीख से हमने वो पर्चे को लिए हैं, ट्रेजरी फार्म भर दिए, हमें नहीं बताया गया कि इसमें आप जैसे ही पर्चा लेने आएंगे आपको 7 प्रस्तावक लेकर आना होगा। ऐसा नियम कोई है भी नहीं, अभी नहीं है। जब आप नामांकन करने जाएंगे, फाइल सबमिट करेंगे, तब आपको 7 प्रस्ताव की, 10 की प्रस्ताव की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नियम जब आप पर्चा ले लेंगे तब है। लेकिन हम लोग को सीधा कर रहे हैं कि आप 7 प्रस्ताव को लेके आइए। महोदय जी, ये बताइए कि वहाँ लाइन में सारे लोग खड़े हैं, अगर 10-10 एक व्यक्ति अगर ले जाएगा तो क्या उसको अटेंड कर पाएंगे लोग? तो अभी आपका नामांकन हुआ नहीं है? फिर नहीं, नामांकन नहीं है, फार्म देवा नहीं तो नामांकन कैसे होगा? तो आप फिर यहाँ पर रोटी और प्याज लेके बैठे हुए हैं? नहीं, बताने का हमारा उद्देश्य है कि सरकार है, आज जो जैसे चुनाव होगा तो ये बारी पर आप लोग आ जाएंगे। वो कहते हैं कि एक पकौड़ा तलने वाला ताज ये प्याज और रोटी पर आ जाएंगे। मैं इसी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि प्याज रोटी पर आप लोग आएंगे। तो लगातार जो लोग हैं वो नामांकन करना चाहते हैं, किसी ने नामांकन कर दिया है। तो बनारस में जो हॉट सीट है उसमें किस तरीके से प्रत्याशी लगातार अजीबोगरीब आ रहे हैं, हम अपने खबर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कहां कहां से प्रत्याशी आ रहे हैं और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि चुनाव लड़के वो सुर्खियों में रहें। बनारस जो कि हॉट सीट है, लगातार यहाँ पर प्रत्याशी ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो चुनाव सिर्फ लड़ना चाहते हैं। ऐसे में एक ऐसे शख्स हमारे साथ हैं, संतोष, जो कागजों में मृत हैं और इस चुनाव को लड़कर वो अपने आप को जीवित साबित करना चाहते हैं, ऐसा उनका कहना है। सीधे बात करते हैं संतोष से। संतोष जी, ये बताइए, इस चुनाव को लड़कर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सर्वप्रथम आपको प्रणाम साहब जी, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को। साहब, हम सरकारी अभिलेखों में तो मरे हुए है ही है, इस चुनाव के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमें कैसे भी हमारा नामांकन दाखिल हो जाए और हम जिंदा हो जाए। यहाँ भी हमारा शोषण हो रहा है साहब। हमसे 25,000 रुपये भरवा लिए साहब, और जब फार्म देने की पारी आए तो बोलते हैं तुम मुर्दा जिंदा हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा साहब? हमारा 25,000 रुपया भीख टुकड़ा मांग के हम आपको दे दिए, तब ले लिए, पैसा लेने के टाइम नहीं आपको मुर्दा जिंदा दिखा। और जब फार्म देने की बात आ रही है तो कह रहे हो कि मुर्दा जिंदा है, इसको फार्म नहीं मिलेगा, और हमें मार के जो है कि बाहर का रास्ता दिखा दिए साहब। ये बताइए, इस चुनाव को लड़ने का मुख्य मकसद क्या है? क्या आप अपने आप को जिंदा साबित करें? जी जी जी, हमको नहीं बनना है राष्ट्रपति, हमको नहीं बनना है प्रधानमंत्री, हमको नहीं बनना है सांसद, सिर्फ जिंदा होना है साहब। क्योंकि हमको सरकारी अभिलेखों में मरे हुए 20 से 22 साल हो गए और हमको जिंदा नहीं किया जाता है। हम राष्ट्रपति से लेके जितना भी चुनाव आता है नामांकन भरते हैं, हमारी जिंदगी तो खारिज किए ही है, पर्चा भी हमारा खारिज कर देते हैं। तो ये संतोष है जो लगातार ये कह रहे हैं कि ये अपने आप को अभिलेख में जिंदा साबित करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने फॉर्म भी खरीदा, पर इस बार भी इनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। ये लगातार इसी बात को दर्शा रहे हैं कि इन्हें
नामांकन करने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि न सिर्फ सांसद बनना या फिर किसी और को पद हासिल करना, ये चाहते हैं कि इन्हें अभिलेख में जिंदा किया जाए। लगातार नामांकन स्थल के बाहर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बनारस हॉट सीट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और उनके समक्ष चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक ऐसे शख्स आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? त्रिभुवन प्रसाद। मैं सतना जिला का निवासी हूँ। सतना विधानसभा से 3 बार विधानसभा के चुनाव लड़ा, 2013 में, 2018 में, 2023 में। जब सतना से यहाँ कैसे पहुँचे? किसान भाई हमारे फसलों के उचित दाम की मांग करके दिल्ली में आंदोलन करने को गए तो उनके रास्ते में किली ठोक दी गई और गोलियां मार दी गई। पानी के बौछारें उस ठंडी में जलाई जा रही थी। इस अमानवीय कृत्य से मुझे मन में संकल्प आया कि जब चुनाव आएगा तो मैं सीधे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उसी उद्देश्य को लेकर के मैं 6 मई को बनारस आया। बनारस में आके 7 को पता किया, 7 से ही नामांकन फार्म था, लाइन में खड़ा हुआ और मुझे ये चालान का फार्म मिला। मैं उसी दिन चालान भरवाया और फिर आके अंडर टाइम आया, बोला तो बोले अब 2 मिनट है, अब आपका कल होगा। तो हम 8 तारीख को आए, लाइन में खड़े रहे। फिर मैं 7 तारीख को नियमावली कि जो बाहर से आते हैं उनको नियमावली लिखित में उपलब्ध कराई जाए, नियमावली उपलब्ध कराई जाए लिखित में, इसका आवेदन उसी दिन मैं कमिश्नर साहब को दिया। कमिश्नर साहब ने रिसीविंग किया। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से लगातार जो लोग हैं वो सिर्फ इस ख्वाहिश से आ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो भी सुर्खियों में रहेंगे। बनारस एक ऐसी लोकसभा सीट जो कि पूरे देश भर में सबसे हॉट बनी हुई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए लगातार दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है, मानवीय भारत पार्टी से हैं, हेमंत जी। हेमंत जी, आपने बनारस को ही क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए, क्या कारण रहा? देखिए, बनारस मेरी कर्म भूमि है और मैं बनारस का बेटा हूँ। तो अगर मैं बनारस का सांसद बन के बनारस के लिए कुछ करता हूँ तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई दूसरा पुण्य काम नहीं होगा। इन्हीं दोस्तों के साथ में मैं बनारस से नामांकन के लिए मैं आया। देखिए, ये सीट जो है इसमें 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक भारी मतों से जीत रहे हैं, तो आप उनके सामने उम्मीदवार के रूप में किस तरीके से अपने आप को देखते हैं? देखिए, एक गाना, बहुत पुराना गाना है, शायद आपने, दिया और तूफान की लड़ाई। तो मैं सत्य का दीपक हूँ, वो तूफान होंगे, लेकिन मुझे प्रकाश फैलाना है। मैं उस प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से मैं इस जंग में शामिल हुआ हूँ। मतलब आप नरेंद्र मोदी जी को तूफान मानते हैं? देखिए, तूफान का कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, और दीपक का काम होता है प्रकाश करना। तो तूफान जो आता है तो आप देखते हैं पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, सारी बिल्डिंगें टूट जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत ऐसा कुछ हुआ है जो बर्बाद हुआ है उनके आने की वजह से, ठीक है। लेकिन हम बनारसी जो हैं, जो रियल बनारसी बोले, तो हम एक प्रकाश के दीपक के रूप में उनके सामने हम खड़े होना चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में? देखिए, मुद्दे हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं। पहले तो बनारस की स्वच्छता को ही लेके है। बनारस में डस्ट सबसे मेजर मुद्दा है और इस धूल की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती रहती हैं। दूसरा, सड़क जाम हो गया। तीसरा, बनारस में जो कंक्रीट का जो मरुस्थल बना हुआ है, प्लांटेशन यहाँ पे होता नहीं है। जिसको देखो वो, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने की पहले की बात है, सुंदरपुर में जितने भी पेड़ थे डेवलपमेंट के नाम पे कम से कम नहीं तो 50 साल के पुराने जो पेड़ काटे गए, बोले चौड़ीकरण करना है, ठीक है, प्लांटेशन किया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो बनारस का हर कोई आता है, बनारस को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। तीसरा मुद्दा है, देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब भी इनकी यात्रा होती है, सड़क को तुरंत ऊंचा कर दिया जाता है। आप अगर कचहरी से बीएचयू गेट तक अगर आप ऊंचाई को देखेंगे, मैं समझता हूं कि लास्ट आफ्टर 1947 कम से कम ये रोड 3 से 5 फीट ऊंची हुई होगी। लगातार मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि सोशल जो सेवा है, सामाजिक सेवा के लिए इनको कई अवार्ड भी मिले हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो इस चुनावी मैदान में बनारस के मुद्दे को लेकर हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन उन्हें भी मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।